हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ही हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी बैटरी के अंदर या सेल के अंदर का पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है, और इनका आपस में क्या रिलेशन है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और ये कहाँ सर्किट में होता है या हम किस जगह इसको ले लेते हैं। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में किस जगह इंटरनल रेजिस्टेंस को लिया गया है और इसको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो आइए समझिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ करंट। यानी कोई ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जो करंट को क्या कर रहा है, करंट का सोर्स है, उसमें रेजिस्टेंस अगर ऑफर करता है तो उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन तो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ सोर्स ऑफ करंट। क्लियर है? यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये भी देख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे किस तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है और ये किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं। बैटरी कैसी होती है या सेल। यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, चार्जिंग, इसमें चार्ज यानी आयंस होते हैं जो फ्री मूव करते हैं। दो प्लेटें इसमें पार्सली डिव हैं, एक प्लेट को हम ए दूसरी को बी नाम देते हैं। एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी कैसी है, नेगेटिव है। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना डी है और दोनों का एरिया कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसमें चार्ज मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज मूव करते हैं तो इस सेल के अंदर खास बात ये होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो किधर की ओर मूव करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जब ये मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है जिसे हम ये कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्लियर है? और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। क्लियर है? और ये केमिकल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें बाहरी सोर्स में हमसे दोनों इलेक्ट्रोड के आउटर टर्मिनल पर हमने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसी को मैंने क्या किया, यहां पर रे डायग्राम बनाया यानी सर्किट डायग्राम बनाया। ये देखिए ये जो इतना है ये किसको नोट कर रहा है, सेल या बैटरी को। ये सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये सेल है, अगर हम बहुत सारे सेल ऐड कर दें, बहुत सारे सेल लगा दें तो वो बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, यानी उसे हम बैटरी कहेंगे। ये जो हमने स्मॉल आर लिख रखा है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, कैसे, जो ये फ्री चार्ज हैं जो इसके अंदर हैं और जो मूव चार्ज हैं, जब एक दूसरे के बीच कोलिजन होता है तो ये एक हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, यानी एक रजिस्ट चार्ज के पाथ में एक रजिस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। इसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम सेल के अंदर यहां नहीं बनाएंगे बल्कि किस जगह बाहर बनाया जाता है, ताकि यहां पर अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा फिगर, तो इसलिए उसको बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेल के सीरीज में एक एमीटर जोड़ देते हैं और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स और इसको
रिप्रेजेंट करते हैं ई से, यानी इसको किससे, EMF, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है यहां तक? तो ये सेल या बैटरी है, इसका जो पोटेंशियल है जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, ये जो रियल इसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए हम एक घड़ी का सेल ले आते हैं, उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा 1.02 वोल्ट, तो वो वैल्यू जो है वो इसकी दी हुई है। क्लियर है? वो वैल्यू इसकी दी हुई है। अब हमने क्या किया, जब यहां पर इसी सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और फिर रीडिंग यहां नोट करी, तो वो रीडिंग क्या हुई, कम आ गई वैल्यू, यानी इससे कम वैल्यू आ जाएगी। जो ये वैल्यू हम यहां दिखा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल होता है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल, यानी ये टर्मिनल पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, इसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के पोटेंशियल से होती है वो हमेशा कैसी होती है, लेस होती है। तो यानी कहां वैल्यू वो चली गई, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया, ये हमें चेक करना है, कैसे ये कमी हो गई। तो देखिए, आपको ऐसे समझना है, जब हम सेल लेकर आए, उसको हमने एक आइडियल वोल्ट मीटर से मेजर किया, तो हमें वो 1.02 यानी 1.02 वोल्ट वैल्यू मिली, किसकी, सेल की। क्लियर है? लेकिन जब हमने यहां लगा के चेक किया तो वो वैल्यू डाउन हो गई और पता चला 0.98 वोल्ट रह गई। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया, वो वोल्टेज कहां चला गया, वो कहां पर खर्च हो गया, ठीक है ना। और सेल का काम क्या होता है, सेल का काम होता है कि जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कहां पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कराना, यानी यहां लाके खर्च कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे चलेगा। मैंने अभी एक बात बताई कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ निगेटिव चार्ज आते हैं। तो देखिए, निगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, ऐसे। तो करंट कैसे चलेगी, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है ना। इस फिगर का जो रे डायग्राम है वो ये है, इससे हमने रे डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट किया, यानी इस फिगर का रे डायग्राम ये है। क्लियर है। तो अब हम ये जानेंगे कि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या। तो अभी देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ सोर्स ऑफ करंट, यानी ये सोर्स ऑफ करंट है, यानी इसके अंदर इसी से तो हमें करंट मिलेगा, यानी एनर्जी हमें इसी से मिलेगी। जब चार्ज ये मूव करते हैं तो मूव करते समय जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एटम के कोर इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम एटम की बात करें तो एटम के जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं या पॉजिटिव आयन होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन करते हैं यानी रेजिस्ट ऑफर्ड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलिजन कर जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है, जिसको हमने यहां आर से नोट किया है। अब देखिए E इक्वल टू V के होगा, E इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी तो सेल के पास है, यही जो एनर्जी यहां से लेकर क्या है यहां देगा, किसको देगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देगा। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी इसके पास आ रही कि नहीं आ रही, यानी पूरी की पूरी एनर्जी इसके पास आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इतनी है, जबकि R की वैल्यू कितनी, R के जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो आ गया है वो इसका मतलब है कि एनर्जी कहीं लॉस हुई है, वो एनर्जी हम देख लेते हैं। तो देखिए E इक्वल टू V के होगा तब होगा जब R की वैल्यू 0 हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ का कोलिजन कैसा हो, 0, यानी कोई भी चार्ज जब मूव करे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर तो कोलिजन ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोलिजन ना हो। इसीलिए R इक्वल टू अगर R इक्वल टू 0 है
एक कंडीशन मान लेते हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कंडीशन मान लें कि कोलिजन नहीं हो रहा तो उस समय R 0 हो जाएगा, तो उस समय E इक्वल टू V के हो जाएगा, तब जो है E इक्वल टू V के होगा। क्लियर है? आइडियल कंडीशन। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर बात करते हैं कि जब करंट यहां से फ्लो होके ऐसे आता है तो हम ये देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस आ गया, तो हम डिफरेंस देख लेते क्या निकल कर आता है, E माइनस V, यानी कि ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तभी तो यहां वैल्यू कम आ रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो इसकी वजह से आएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, और V बराबर क्या होता है, IR, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में यानी यहां पर जो है जब चार्ज फ्लो होते हैं तो एनर्जी लॉस होती है। क्लियर है? और एनर्जी किसे कहते हैं, V को कहते हैं, यानी ये एनर्जी तो है, E भी एनर्जी के फॉर्म में, V भी एनर्जी के फॉर्म में है। जब हम पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये तो पढ़ते हैं। ये क्या एनर्जी है, तो एक तरीके से ये भी यहां पर E इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है। इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां रेजिस्टेंस R है, करंट I आएगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, I इंटू R। V बराबर क्या है, यहां पर जब करंट पास होगी तो यहां V इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज हो जाएगा I इंटू R। तो यहां पर पुट कर दीजिए I इंटू R माइनस E। क्लियर है? तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI प्लस RI, यानी स्मॉल r है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। I कॉमन ले लीजिए, तो R प्लस स्मॉल r इक्वल टू किसके हो जाएगा, E। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस R, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, देखिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E को इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से, और ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मिलके बना हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस किससे मिलके बना हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम क्या कहलाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के बीच का रिलेशन। एक फार्मूला तो ये हो गया। अब हम दूसरा फार्मूला और देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में टर्मिनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के बीच में, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है और जो सेल का पोटेंशियल है जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, इन दोनों का क्या रिलेशन है। और देखिए जो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज। क्लियर है? अब देखिए ये क्या दिया है, V इक्वल टू आई आर। क्लियर है? तो एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू आर आई, एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। आई की वैल्यू ये निकाली, यहां पुट कर दीजिए, आर ऐसे लिख दीजिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी आर प्लस आर इक्वल टू आर ई, ब्रैकेट खोल दीजिए, वी आर प्लस वी स्मॉल आर इक्वल टू आर ई। क्लियर है? स्मॉल आर वाला ये टर्म ऐसे रखिए और कैपिटल आर वाले टर्म इधर कर लीजिए, तो आर कॉमन हो जाएगा, जब ये इधर ले आएंगे तो ई माइनस वी हो जाएगा। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर ई माइनस वी अपॉन वी। तो ये एक वैल्यू निकल कर आ गई। ये क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई माइनस वी अपॉन वी। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, ये वी क्या है, पोटेंशियल है। कहाँ का पोटेंशियल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। यहां पर ये वी लिखा हुआ है, ये आर। तो ये रिलेशन हो गया स्मॉल आर कैपिटल आर और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स और पोटेंशियल के बीच का।
यही जो डिफरेंस निकल कर आता है वो ये है E माइनस वी जो है, ये जो डिफरेंस है E और V का यही डिफरेंस है जो यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जो किसके बराबर होता है, लॉस्ट वोल्टेज के। क्लियर है? किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन कौन से पैरामीटर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हम यहाँ पर सोल्यूशन ले रहे हैं उसका नेचर क्या है, यानी उसके पास इलेक्ट्रोलाइट के पास जो है चार्ज ज्यादा है या कम। जितने ज्यादा चार्ज होंगे यानी कि आर की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या है? द एरिया ऑफ प्लेट्स, जो हम प्लेट ले रहे हैं उनका एरिया अगर ज्यादा है तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एरिया मिल रहा तो ज्यादा चार्ज उससे मिलेंगे आके, यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ज्यादा चार्ज मूव करेंगे, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी प्लेटें पास होंगी तो कोलिजन कम होगा, यानी इसका मतलब है कि आर की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो कहने का सेंस ये है यहां पर कि अगर डी की वैल्यू यानी प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस घटेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी घटेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा चार्ज होंगे, उतना ही आर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इन पैरामीटर पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड्स करती है। क्लियर? तो देखिए फाइनली क्या आई डिफिनेशन इंटरनल रेजिस्टेंस की? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल या बैटरी इज रेजिस्ट ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन यहां पर B बाय W लिखा है, यानी बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल व्हेन यहां पर E लिखा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जब दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज फ्लो होते हैं, या हम यूं कहें चार्ज फ्लो होंगे तो करंट भी फ्लो होगी, तो इससे पोर्शन में जो रेजिस्ट प्रोड्यूस होता है इसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज। क्लियर? देखिए पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी कहलाएगा लेकिन यहां भी कहलाएगा, ये इंटरनल के लिए है इसीलिए हमने इसको लॉस्ट वोल्टेज नाम दिया। यहां का जो वोल्टेज होगा इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे या एक्सटर्नल वोल्टेज। जो यहां का पोटेंशियल होगा इन दोनों के टर्मिनलों के बीच में, यानी सेल के टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल होगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो इसकी डिफिनेशन उतार लीजिए और ये इसका डेरिवेशन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।